उन्होंने निकाला था वॉइस का ना, या आप निकालना आपस पढ़े ना, श्याम जी से निकलवाना, उन्होंने करेक्शन भी किया था, और फिर ऊपर ले आना है ना, फिर बस इनको देना है। अभी करवा देना, जाते हैं ना, पहले काम करवाना वो फोन करके। चलो भाई, वॉइस टेस्ट पे बात करते हैं। टॉपिक तो पूरा पढ़ा दिया मैंने, और 25 क्वेश्चन है, कर भी लाए होंगे आप लोग, है ना। तो या तो एक काम करो, आप पेपर दे दो धड़कन उनको ना, आप उनके साथ शेयर कर लो ना, अब जब तक वो लेके आएगा फिर आप कह लीजिए पेपर ले आना इनके लिए ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग। अब देखो एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, अगर अपन ने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है एक्टिव स्पेसिस, देखा जाए तो आपने देखो खूब पढ़ा है अपन ने, और उससे भी ज़्यादा अपने बुक में है। अगर थोड़ा कम भी पढ़ा है तो उससे ज़्यादा बुक में भी पढ़ा हुआ है अपने पास। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका पैटर्न देखिए आप लोग। आपको क्या करना पड़ता है, पैसिव वॉइस में 3 चीज़ें काम में आती हैं। एक तो सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब। अच्छा, किंग क्या है इसके अंदर? दूसरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आप सिंपल पढ़े हुए हिसाब से दिमाग लगाओगे तो ये ऐसा लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों। क्या प्रोक्लेम किया किंग, किसको किया? उसको। तो क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर दूसरा होगा तो वो एक अलग चीज होगी, उसका अस्तित्व अलग होगा। यहां पे देखना, उसको प्रोक्लेम किया राजा, राजा किसको प्रोक्लेम किया? उसको। उसको क्या प्रोक्लेम किया? ये दोनों अलग अलग चीजें या एक ही चीज है? एक ही चीज है। तो ये उसका, अब जैसे मैं कहूं ही गैव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी, तो मी और बुक अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? एक ही चीज है, मी और बुक। उसने मुझे एक बुक दी, एक क्यों बोल रही हो फिर? एक बोला ना आपने थोड़ी देर पहले। अच्छा, गलती से निकल गया, मुझे लगा जानबूझ के निकाला है। जब टीचर पूछ रहा है ना, जवाब सोच समझ के दिया करो। हाँ, यहां पर दोनों अलग अलग है क्या? हिम और किंग या एक ही है? एक ही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और पैसिव वॉइस कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनता। ये लाइन लिखी है हमने नोट्स के अंदर। तो यहाँ जो अगर किंग से बना रखा है तो सेंटेंस ही क्या है, वो गलत है। अच्छा, वैसे इस सब चीजों को मत देखो, बहुत बेस्ट तरीका है जिसमें 90% क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वो चीज क्या है? प्रोक्लेम्ड या वर्ब है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वर्ब देख लो आप, और वर्ब के हिसाब से पैसिव वॉइस बना दो। अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या करते हैं हम लोग? वॉज वर और वर्ब की, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देखो, यहाँ वॉज वर थर्ड फॉर्म कहाँ दिया हुआ है? एक तो यहां दिया हुआ है, और कहीं नहीं दिया हुआ। देखो आप, और कहीं नहीं दिया हुआ। ये तो मेड आ गया, फॉर्म ही अलग हो गई। केवल एक में ही दिया हुआ है। आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ही क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। अगर चारों में से वो एक में ही दे रखा है तो बाकी चीज देख लो आप। हिम को शुरू में लाओगे तो क्या हो जाएगा? ही, और दे का बाय देम कर दिया। हालांकि कई बार बाय देम लिखते भी नहीं है, बट यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग, उसे राजा घोषित किया गया बाय देम, उनके द्वारा। ठीक है ना, ये बन जाए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? फर्स्ट में ए किया, गुरु ने भी ए किया, और जय रानी ने भी ए किया था, और आप लोगों ने भी ए किया है क्या सबने? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मदर हैज कुक्ड, मुझे केवल क्या देखनी है? वर्ब देखनी है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैज हैव बीन और थर्ड फॉर्म करते हैं। अब हैज बीन कुक्ड कहां दिया हुआ है? हैज बीन कुकिंग नहीं, हैज बीन कुक्ड, बस ये आंसर ही हो। कितना इजी काम हो गया। द डिनर शुरू में आ जाएगा, हैज बीन कुक्ड बाय माय मदर, बाय मदर। ठीक है ना। सेकंड का बी या सी, सी किया है, इन दोनों ने भी सी किया है। जयरानी, गुरु, और जुड़ा नहीं क्या अभी तक, दास और वो। चलो कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, मैंने उसकी गलती माफ कर दी। वर्ब कौन सी है इसमें? फॉरगिव है ना। देखो कौन सी है फॉरगिव, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, सेकंड फॉर्म आ जाए तो वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर फॉरगिवन देखना है।
कहाँ दिया हुआ है, पहले में नहीं दिया हुआ, दूसरे में नहीं दिया हुआ, तीसरे में दिया हुआ है वॉज फॉर गिवन, या नॉट विल नॉट, पता नहीं कुछ अजीब सा ही आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और बाकी चाहो देख लो, ही शुरू में आ गया, ही हो गया, और आई का बाई मी हो गया। बस कितना इजी काम हो गया, समझ में आ गया आपको। और हमने कितना सारा पढ़ा था पहली क्लास से, आप पहली क्लास में आई थी एक बार, उसी से क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन अभी तक। तो कुछ क्वेश्चन जो कल पढ़े थे उससे भी हैं, कुछ थोड़े अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बट मोस्टली काम हो रहा है इससे। देखो, वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। नीड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या करते हैं, इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। अब देखो इज एम आर थर्ड फॉर्म कहाँ दे रखा है इसमें, ये रहा, आर नीडेड, केवल यहीं दे रखा है। और 6 कैमल्स आएगा शुरू में, आ रखा है, और वी का बाई एस यहाँ कर दिया, फॉर आर वर्क, ठीक है ना। 6 कैमल्स आर नीडेड बाई अस फॉर आर वर्क। इट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। धड़कन तुमने ये किए थे आंसर्स। फिफ्थ, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, इसमें वर्ब कौन सी है, वर फ्लाइंग। फोर्थ का डी 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 डी, ठीक है, तीनों चारों डी की है। तो शुरू में क्या आ जाएगा इसके अंदर, काइट्स, शुरू में क्या आएगा, काइट्स। अच्छा, आज कौन, मोना नहीं आई अभी तक है ना, कहाँ गाँव गई क्यों, हमारे पास आ रही है वो, हमारे पास, क्या नाम है इसका, और भी तो कभी ना है ना तुम शिकायत कर दो इसकी तो शुरू में क्या आएगा, सम बॉयज या काइट्स, काइट्स। काइट्स देखो शुरू में कहाँ दे रखा है, वैसे भी कर सकते हो। और मेन चीज अपन क्या देखते हैं, वर्क के साथ आईएनजी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वर बीइंग फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। तो अब देखो वर बीइंग फ्लोन कहाँ दे रखा है, इसी में दे रखा है। हम केवल वर्ब देख रहे हैं, हेमंत देख रहे हो आप, केवल वर्ब को देख रहे हैं हम लोग। तो आंसर ए हो जाएगा, फिफ्थ का ए। इधर भी सबने फिफ्थ का ए किया, और आप लोगों ने भी ए किया है। अब तक सारे सही है क्या आपके। और ये पता है पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एलडीसी 2011 सुन रहे हैं क्या आप, आरपीएससी एलडीसी 2011, पांचों क्वेश्चन वहीं से उठाया मैंने, एग्जाम में आए हुए हैं। क्या आप एग्जाम में आए क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ न्यू कार। चलो आप बताओ हेमंत, इसमें वर्ब कौन सी है, केवल बॉट दिख रहा है आपको, हैव नहीं दिख रही इसमें आपको, क्योंकि बॉट अगर वर्ब है तो टेंस अलग होगा, और हैव बॉट है तो टेंस अलग होगा। अब आपका नजरिया देखने का क्या, वो देखो आप क्या दिख रहा है आपको इसमें, हैव बॉट। हैव बॉट आ गया तो कौन सा टेंस होगा मिस्टर हेमंत, ये जाके दिक्कत हो जाती है बस। टीचर क्वेश्चन पूछता रहे, स्टूडेंट आंसर देता रहे, क्लास का मजा अलग आता है उसमें। हैव बॉट कौन सा टेंस है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर होगा। सचिन आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं दे सकते। चंचल जी आप दे सकती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म अगर आती है तो हेमंत क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, हैज हैव आता है, थर्ड फॉर्म आती है तो बीन लगता है हैज हैव के साथ में। ये बात तो सही कही है आपने। अब देखो इधर ए न्यू कार है ना, ऑब्जेक्ट ये शुरू में आएगा, जो सब में दे रखा है, देखो आप कोई चेंज नहीं है उसमें, तो वर्ब का ही रहेगा, पैसिव वॉइस होता ही वर्ब का है। एक्टिव, सुनो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जो वॉइस होती है ना वो वर्ब की ही होती है, वर्ब से ही एक्टिव पैसिव बनते हैं, वर्ब से पता चलता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट शुरू में आता है उसमें। तो अब ए न्यू कार तो सिंगुलर है ना, तो हैव आएगा कि हैज आएगा, हैज बीन बोट हो जाएगा। वो किस में दिया हुआ है, सी में दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सिक्स्थ का सी, आप सबने भी सी किया है। सेवंथ में देखो ये, अब देखो अगर देखा जाए तो ये जो कल परसों क्लास ली थी ना मैंने, उसमें से कोई बताएगा ये आपका क्या नाम बताया आपने, प्रतीक, प्रतीक आप बता सकते हैं ये माइट हैव गिवन वर्ब है यहाँ,
कौन सा टेंस है या फिर ये क्या चीज़ है, इस क्वेश्चन के आंसर से मुझे आपकी इंग्लिश की डेप्थ पता चल जाएगी। आंसर नहीं बताना इनमें से। माइट हैव गिवन क्या है? मॉडल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मॉडल प्रेजेंट परफेक्ट साथ में आ जाए के रूप में यूज हो रहा है। फिर ये टेंस कौन सा है? चलो, गर्ल्स में इसको बताना चाहेगा? कल परसों ही बात की थी और हमने मॉडल्स में बात की थी, परसों ही बात की थी। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होती है कोई? हाँ, शाबाश। मॉडल की परफेक्ट फॉर्म है। मॉडल की 4 फॉर्म होती हैं। जैसे टेंस के 4 फॉर्म होते हैं ना, ऐसे मॉडल के 4 फॉर्म होते हैं। सुरभि, कौन कौन से? ये मॉडल की परफेक्ट फॉर्म है। माइट के साथ हैव आ रहा है थर्ड फॉर्म। कोई मॉडल आता है और हैव थर्ड फॉर्म आती है। और इसका जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? हैज तो आएगा ही नहीं, मॉडल के साथ कभी हैज नहीं आ सकता। पहली बात सुनो मेरी, मॉडल के साथ कभी भी हैज नहीं आ सकता। मॉडल के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो मॉडल साथ में हैव आएगा। सुनो, डू डज में से डू ही आएगा। इज एम आर नहीं आता मॉडल साथ में, बी ही आता है। बी, बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं। मॉडल, हैव और थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस हो जाएगा तो क्या करेंगे? मॉडल, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। माइट हैव बीन गिवन आएगा इसमें। कहाँ दिया हुआ है वो? देखो ये रहा, इधर देखो, माइट। अच्छा, इसको अगर आप मॉडल्स के रूप में यूज ना करना चाहो, क्योंकि आप तो बड़ी क्लास के हो, मैंने आपको मॉडल के फॉर्म भी पढ़ा दिए, आपका लेवल अलग है। छोटे बच्चों को समझाना होगा ये वाला सेंटेंस, तो आप तो ये बताओ भाई, देख यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म देख लिया तूने, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन लगा दो। वही क्या है, क्या लगा दिया? वही वाला काम कर लो। मॉडल वाली चीज़ को भूल ही जाओ आप। आईएनजी आ जाए तो बीइंग लगा दो, थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन लगा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 7th का डी। ठीक है, डी किया इन्होंने भी, और परफेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल आंसर आया देखो। ठीक है, मॉडल की स्पेलिंग भी सही कर ली बाद में। अब यहां पर भी देखो, ये मॉडल है शुड नॉट ऑफर। ऑफर क्या है? अगर मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो मॉडल का कौन सा फॉर्म होता है? सिंपल फॉर्म। फास्ट नहीं होगा, सिंपल फॉर्म। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो सिंपल फॉर्म होता है। अब ये सिंपल फॉर्म है, मॉडल में पढ़ा रखा है मैंने चीज़ें। अगर आप ऐप में जाके देखोगे ना, मॉडल क्लास तो मिल जाएगी आपको वहाँ पर। तो शुड के साथ ऑफर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो पैसिव में क्या करते हैं? मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो शुड नॉट बी ऑफर्ड, कहाँ दिया हुआ है शुड नॉट बी ऑफर्ड? शुड नॉट बी ऑफर्ड, शुड बी ऑफर्ड, शुड नॉट ऑफर, शुड ऑफर नहीं, केवल एक यही सही होगा। 8th का ए। ये किया आप लोगों ने भी? देखो वापस वही मॉडल आ गया मस्ट, और राइट ऑफ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेट्स। क्या हटाना? शाबाश। राइट ऑफ मतलब जो लिखा हुआ है उसको मिटाना, और ये पर्टिकुलरली यूज होता है कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स में यूज होता है ये। मैंने अपनी बुक में भी वर्ड, एक आपने अपनी बुक में देना, एक टॉपिक है ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। लास्ट का टॉपिक है ये। बुक में वोकेबलरी में लास्ट में डाल रखा है मैंने। वहाँ राइट का राइट ऑफ लिखा है अपलेखन। बुक में देखा आपने, कहाँ देखा था? वहाँ चली गई थी आप ग्लॉसरी पे? हाँ, तो अच्छी बात है, देखो पढ़ती है। राइट ऑफ मतलब होता है अपलेखन, मतलब वही खाता। सुनो कब यूज करते हैं, देखो पूरे सेंटेंस समझो आप। बैड डेट्स होता है डूबत खाता। डेट यानी कर्ज होता है, डेट बोलते हैं इसको। बी का साइलेंट, बी साइलेंट रहता है इसमें, डेट। बैड डेट यानी डूबत खाता, डूबत ऋण। आपने किसी को पैसा उधार दे दिया या सामान उधार में दे दिया, अब वो पैसा आ ही नहीं रहा,
1 साल 2 साल 3 साल हो गए, हमेशा बही खाते में लिखा हुआ है लेकिन बोलते जा रहा है, आ नहीं रहा हो। एक दिन आपने मान लिया कि अभी पैसा नहीं आ गया, नहीं आएगा, ये डूब चुका। ऐसे केस में उसको जो बही खाते में लिखा हुआ है ना, पैसा किसी मांगते हो, उसको हटा दो, काट दो, उसको अपलेखन कर दो, लिखे हुए को ऑफ कर दो, राइट ऑफ। बड़ा याद रहेगा आपको, राइट ऑफ, अपलेखन करना, लिखे हुए को मिटाना, बैड डेट्स, डूबत खाता। तो मस्ट के बाद राइट ऑफ है, तो पैसे क्या होगा, मस्ट बी रिटर्न ऑफ, मस्ट बी रिटर्न ऑफ। और बैड डेट्स, ऑल दोज बैड डेट्स शुरू में आ जाएगा। आप तो देखो मस्ट बी रिटर्न ऑफ कहाँ दे रखा है, इसमें दिया हुआ है, मस्ट बी रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी दिया हुआ है। इनमें नहीं दिया हुआ तो ये तो आंसर होंगे नहीं। अब ये ऐसा पहला दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 2 जगह वर्ब सही है। अब 2 जगह वर्ब सही आ गए तब क्या देखोगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही चेंज किए हैं कि नहीं किए हैं। तो देखो यहां पर तो क्या कर दिया, यू का यू रख दिया इसने, सब्जेक्ट को लेके ही नहीं गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन ये बचेगा, क्या हटा देना चाहिए, ऑल दोज बैड डेट्स, ये ऑब्जेक्ट था पूरा, तो शुरू में लिया है, मस्ट बी रिटर्न ऑफ बाय यू, आंसर हो जाएगा बी। 9th का क्या करेंगे आप, चलो आगे देखिए, आर दे रिसीविंग, ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है अपने को, वही असर्टिव की तरह ही होता है। आप देखो इज एम आर के साथ क्या दे रखा है यहाँ पे, आईएनजी दे रखा है, इज एम आर के साथ आईएनजी दे रखा हो तो बीइंग करते हैं, इज एम आर रखते हैं, बीइंग करते हैं और थर्ड फॉर्म कर देते हैं, रिसीव्ड हो जाएगा। तो इज एम आर, बीइंग और रिसीव्ड देखना है, लेकिन उससे पहले देख लो ऑब्जेक्ट क्या अपने पास, धड़कन है यहाँ पे, द चीफ गेस्ट इधर आएगा दे की जगह, और चीफ गेस्ट एक होता है कि प्लूरल होते हैं, सिंगुलर, तो आर नहीं आएगा, अब क्या आएगा, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड देखना है अपने को। तो कहाँ दे रखा है, देखो इजी पे एक में दे रखा है केवल, विल का कोई मतलब नहीं, विल का कोई मतलब नहीं, वॉज का मतलब नहीं। कितने मजे की बात, देखो आप कितना इजी काम है ना, दिमाग इजीली लगाओगे तो काम हो जाएगा। इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन, आंसर बी हो जाएगा। 10th का आंसर क्या कर देंगे, बी कर देंगे, 10th का बी। जयरानी, गुरु, विकास तुम भी जवाब दो। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, मेक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बी क्या है इसके अंदर, और हम क्या बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो बटर आएगा शुरू में, ये गलत हो गया है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या करेंगे, इज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म, इज मेड आएगा, बटर इज मेड, किस में दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 11th का, बी, 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 ठीक है। आप सबने बी बता ही रहे हैं आप लोग। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, ध्यान है कल क्वेश्चन क्या था पढ़ने, कल कौन सा सेंटेंस था ऐसा, हाँ, आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, फिर भी पढ़ के आई हो। और ऐसे जवाब ही टीचर एक्सपेक्ट करता है, सही जवाब एक्सपेक्ट करता है, पढ़ के आओ तो उसका दिल भी खुश होता है। अब आप पढ़ के आओगे ही नहीं और फिर चाहो कि टीचर अच्छी अच्छी बातें करे हमारे से, कतई पॉसिबल नहीं है, वो टीचर डांटेगा आपको। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, लोग, मैं पसंद नहीं करता कि लोग मुझे बताएं व्हाट टू डू, क्या करना है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वर्ब, मी, ऑब्जेक्ट, मी शुरू में आके आई बन जाता है जो पहले से, तो आई डोंट लाइक ही आएगा शुरू में, ये 2 गलत हो गए। और टेलिंग है आईएनजी, तो बीइंग होगा और टोल्ड करेंगे, बीइंग टोल्ड, बीइंग टोल्ड किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ, और बीइंग टोल्ड यहाँ भी दिया हुआ है। और व्हाट टू डू भी आएगा, व्हाट टू डू यहाँ दे रखा है, यहाँ व्हाट टू डू नहीं दिया। और बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उसमें सारा सही किसमें हो गए, 12th का ए करना था, ए ए ए, तीनों ने ए कर लिया है। आप लोगों ने ए किया क्या, सबने ए किया था क्या, हेमंत ए किया था बेटा, प्रतीक आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ऑनेस्टली थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, फ्लो नहीं बन रहा होगा। सचिन आपको भी शायद नहीं आ रहा होगा ना, क्या बीच में एब्सेंट थे इस क्लास में, पर चलो अच्छी बात है कि आप आज आ गए, कि मैं नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ आज, वरना फिर वो गायब हो जाता आप लोगों के। 13, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ,
हैज बीन कॉल्ड ऑफ, इस सेंटेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ऑलरेडी पैसिव है, और पैसिव क्या बनाना अपने को? एक्टिव। क्या ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में? खूब होता है, ठीक है ना। हैज बीन कॉल्ड ऑफ कब आएगा पैसिव वॉइस में? लेकिन प्रति क्या बताना चाह रहे हैं? एक्टिव वॉइस में एक्टिव बनाना ना इसका, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज हैव कॉल्ड ऑफ आना चाहिए, हैज हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वो किस में दिया हुआ है देखो, कॉल्ड ऑफ नहीं, हैज कॉल्ड ऑफ, इज कॉलिंग, हैड कॉल्ड, सब गलत हो गए ना, केवल कौन सही है? बी हो जाएगा, हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। अच्छा, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ आपको ये दो जगह मिल सकता है वोकैब में, एक तो वही ग्लोसरी ऑफिशियल टेक्निकल टर्म में भी है, ऑफिस में काम आता है, और फ्रेजल वर्ब में, फ्रेजल वर्ब में भी ये चीज़ है। कॉल ऑफ यानी होता है कैंसिल कर देना, एक होता है पुट ऑफ, पोस्टपोन। अपने फ्रेजल वर्ब के वीडियो चित्र देखेंगे मेरे वाले हैं? अब आपको ईडियम्स वाले वीडियो देखने हैं अगले 2-3 दिन में। अच्छा, मैं कल का थोड़ा टाइम शेड्यूल चेंज करना चाह रहा हूँ, कल के लिए। एक्चुअली क्या, कल मैं जाके वापस आ नहीं सकता, शाम की क्लास रहती है अपने, मुझे 150 किलोमीटर दूर जाना है यहाँ से, उसके बाद मुझे सैटरडे को वापस जाना है ना, सैटरडे को वापस जाना है, और उसी तरफ जाना है। तो मैं एक दिन वापस आकर के फ्राइडे के लिए क्लास लेने के लिए मैं नहीं आना चाह रहा, तो मैं कल क्लास लेके जाना चाह रहा हूँ। कल मैं क्लास सुबह लूँगा यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप पे क्लास मिल जाएगी आपको। कल की क्लास 8 बजे, 8 से 10 क्लास लेके और मैं चला जाऊँगा। आप जो आ सकता है वो आ जाए, वरना ऐप पे क्लास देख लेना, या फिर आप कहो तो मैं क्लास कैंसिल कर दूँ। फिर क्लास छुट्टी क्या होगी भाई, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, अलग सैटरडे छुट्टी रहेगी, वरना फिर 3-4 छुट्टी भारी लगेगी आप लोगों को। और मैं बीच में से करूँगा, ईडीएम्स वाला काम देके जा रहा हूँ आपको मैं। ईडीएम वाले जो अपने डिस्कस किया ना उसमें ऐप पे, जो मैंने अपने केटी सर इंग्लिश वाले पे देखना ना, वो पूरे 3-4 वीडियो अब इन छुट्टियों में देखेंगे आप, और पूरा नोटबुक में लिख के लाएंगे आप, ठीक है ना। उन सब क्वेश्चंस का जो बताया ना मैंने, वो जानकारी आप उसको लिखेंगे अपनी बुक में। मैंने नोट्स दे रखे हैं वैसे तो, बट फिर भी अपनी नोटबुक में लिखोगे आप ईडीएम्स पे काम। वो सारे ईडीएम आपको याद होने चाहिए, और उसके अलावा कुछ ईडीएम से क्वेश्चन मैं बाद में फिर कराऊंगा अपनी क्लास में। ये मत सुना कि यार सर ने यूट्यूब पे करवा दिया, अब सर क्लास में नहीं करवाएंगे क्या। उसके मैं कुछ नए क्वेश्चन और बना रहा हूँ, जो 2020 के बाद अब तक जो एग्जाम 2020 तक के क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे आपको, और 20 से लेके अब तक के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और इकट्ठे हो गए हैं, 30-40-50 क्वेश्चन, उनको मैं क्लास में करवा दूंगा आप। तो इससे, और वहाँ पर कितने क्वेश्चन है, लगभग 3-4 क्लास में आपने देखी हो ईडीएम्स। अब देखना आप ईडीएम्स का पूरा काम ना, जैसे मैं कल परसों बोल रहा था, डोंट पुट योर हेड्स टुगेदर, इसका मतलब डोंट कंसल्ट वन अनदर टू टेक डिसीजन। ऐसे कई बार ईडीएम से बात करेंगे तो याद रहेंगे, तो अच्छा रहेगा आपको, ठीक है ना। ये कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कैंसिल करना, और एक फ्रेजल वर्ब होता है पुट ऑफ। बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन करना। आंसर बी कर दिया, 13 का बी। कल कोई दिक्कत थोड़ी है फिर सुबह वाले में? कौन कौन आ सकता है सुबह वाली क्लास में? आप आ सकते हैं, आप आ जाएंगे। सचिन अब तो फ्री है ना, आप एग्जाम हो गए आपके तो? कौन सी? आपने भी शुरू कर दी क्लास? ऑफलाइन ले रहे हो क्या? और ऑफलाइन क्लास है आपकी भी? हाँ, तो ये भाई आपको अगर लगता है कि सर हमारा नुकसान हो जाएगा तो फिर मैं क्लास ना लूँ, और आपको लगता है कि हम आज मेन क्लास समझ जाओगे, फिर उस पर क्लास समझ जाओगे आप, और अगले दिन जब मैं आऊँगा तो मैं पूछ लेना आप, कोई दिक्कत हो तो। ऑफलाइन वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या, वो क्लास का टाइम ऐसा है ना 5 बजे। जनरली कोई फंक्शन कब होते हैं? शाम को होते हैं। अब आप शाम के लिए रुकोगे तो पूरे दिन तो फ्री रहता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन अब शाम के चक्कर में क्या, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं कल क्लास लेके चला जाता हूँ। वहाँ गांव में जो फंक्शन है वो 12 बजे 11 बजे ही है वैसे तो, बट मैं नहीं चाहता कि 3-4 दिन छुट्टियाँ हो जाएँ आपकी, वो फिर आपको थोड़ा नेगेटिव सा आएगा। और ईडीएम का काम देके जा रहा हूँ आपको मैं, वो कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि टैग क्वेश्चन का एक फाइल डलवा देता, लेकिन वो मिला नहीं मुझे आज वीडियो, तो टॉपिक आपको वो और मिल जाता है उस पर चैनल पे। बट ठीक है, कर लेना आप लोग। कल मैं क्लास लेके जाऊँगा सुबह, अगले वीक भी अपना कोई छुट्टी नहीं करूँगा मैं।
द पुलिस अरेस्टेड, मैं केवल वर्ब देख रहा हूं बस, अर्जुन की तरह आपको केवल मछली की आंख देखनी है। अरेस्टेड सेकंड फॉर्म हो गई तो क्या करना है, वॉज वर थर्ड फॉर्म। अब देखो किस में है वॉज वर थर्ड फॉर्म, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, तो बस आंसर यही है। समझ रहे हो क्या, कितना बढ़िया काम हो गए। और हो गए आपसे, अब टीचर को मान गए आप। ए, अब यहाँ आने के बाद कहीं और जाओगे ना तो वहां रुक भी नहीं पाओगे आप, ये और बात है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, व्हाट डू यू लाइक हिम सो मच, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो, अच्छा पढ़ाता है साहब इसलिए करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा डू आ गया तो ये गलती इसमें रह गई ना, वॉज मैंने पेपर में सही करवा दिए कि पीपीटी पहले बन गई थी, वॉज, वॉज कर पेपर से कर रखा नहीं, टू आ गया तो वॉज आएगा, इज एम आर आएगा, इज एम आर। अब इज एम आर यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है, यहाँ है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये बार गलती की थी आपने, ध्यान है कल परसों, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आते हैं, इन्वर्जन होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। 16 द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट, इसकी क्या खास बात है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो विल बी सेंट अगर दे रखा हो तो एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, विल सेंड या विल सेंट। देखो यहाँ विल सेंट है, जल्दबाजी में लोग इस पर टिक लगा देते हैं, आप में से लगाया किसी ने गलती से, लगा दिया, ध्यान नहीं, ये देखना है प्रतीक इन्होंने लगा रखेगा टिक, विल सेंड होगा ये वाला, सी 16 का सी, इधर भी 16 का सी किया है, ठीक। अब देखो इसमें क्या देखेंगे हम, हैज बेक्ड, हैज बेक्ड आ गया तो हैज बीन बेक्ड या हैव बीन बेक्ड, है ना। अब देखो हैज सेवरल केक्स गलत, हैड सेवरल केक्स गलत, सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, सेवरल केक्स है ना, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे हम लोग, है ना, सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स, ये आंसर 17 का सी। अब तक एक भी गलत नहीं हुआ, कौन कौन है आप में से, आपका गलत हो गया, कौन सा, इज नहीं किया शुरू में उसमें आपने, इज एम आर था उसमें ऑलरेडी, चलो ये देखो ये पैटर्न कल कराया था आपको ने ना, ये वाला पैटर्न कल करवाया था, वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी, मिजरी यानी क्या होता है, रेस्ट, मिस्ट्री, वो मिस्ट्री वो अलग वर्ड है, मिजरी मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा। लोग मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, और ये सही बात है, आप देखना हर किसी की जिंदगी में एक ना एक दुख जरूर होगा, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे हेल्थ इशू को लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो, कलेश को लेकर के हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, वरना आप अपने आप को भगवान समझने लग जाओगे और उसको याद नहीं करोगे आप, हकीकत है, अपना दुख बता रही है उसको, मेरी जिंदगी में एक नहीं दो दुख हैं, हाँ देखो ये बहुत सारे बता रही है तुम्हारी जिंदगी में तो, वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी, हम मानते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, तो देखो वी सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये पूरी बात मानते हैं, इसको हमने कल कहा था क्या मान सकते हैं हम लोग, और बिलीव फर्स्ट फॉर्म है तो इट इज बिलीव्ड। अब इट इज बिलीव्ड किस में दिया हुआ है, आंसर सी 18 का, तीनों ने सी किया, देखो ऊपर उधर, और आप लोगों ने भी सी किया है, आज नहीं देख रहे ऊपर ही, हाँ तो
हैव बीन प्लांटेड। हेमंत, कुछ विचार प्रकट करो अपने सेंटेंस के ऊपर। लड़का कुछ नहीं बोलता है, लड़के को चक्कर में, तो शर्म आती है, क्या होता है इसको? हाँ, तो बोल दिया, पहले बोल देगा। नहीं, वो आपका स्टाइल सही है, ये आपका पैशन ठीक है, बट क्लास में आप जैसे भी हो ना वैसे नहीं, जैसे टीचर चाहता है ना वैसे बनना पड़ता है। हम घर पे कैसे भी रह सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास का मजा ही यही है। ऑनलाइन में तो क्या है, आप जैसे बोलना चाहते हो वैसे रहो, जैसे पढ़े रहना चाहते हो वैसे पढ़े रहो। पता नहीं लोग किस किस पोज में क्लास देखते हैं घर पढ़े पढ़े, कहाँ कहाँ देख सकते हैं। बेचारे टीचर को तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ कहाँ ले जाके देख रहे हैं उसको, लेकिन क्लास में वो सब चीज़ चल सकती है क्या? वहाँ तो कैसे बैठना है वो भी जरूरी है। किससे बात कर रहे हो टीचर को, उससे भी आपत्ति हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यही तो ऑफलाइन का मजा है, यही तो डिसिप्लिन का मजा है। तो बेटा यहाँ नहीं चलेगी बात, ये मन टीचर बोल रहा है तो बोलना पड़ेगा। तो सही कह रहे हो, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस का एक्टिव बनाना है। अब हैव बीन प्लांटेड है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, हैज हैव, और थर्ड फॉर्म रही होगी। अब इसमें चूंकि चीफ गेस्ट दे रखा है ना इधर, तो चीफ गेस्ट शुरू में आ जाएगा और हैज आएगा। तो हैज प्लांटेड देख लो कहाँ दे रखा है, इज प्लांटिंग, हैज प्लांटेड, हैव प्लांटेड, हैज बीन। तो मुझे तो ये दिख रहा है आंसर, द चीफ गेस्ट हैज प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स। सैपलिंग्स क्या होता है, छोटे पौधे होते हैं ना, वो छोटे से पौधे होते हैं, उनको कहते हैं। ऑलरेडी पैसिव है और बी आंसर हो जाए, ठीक है। 20th, हैज डिस्कस्ड। हैज डिस्कस्ड आ गया तो हैज बीन डिस्कस्ड कहां दिया हुआ है? तो कितना आसान हो गया काम, समझ रहे हो? और आगे चलो, 21st, द प्रिंसिपल विल मीट। विल मीट आ गया तो विल बी मैट। विल बी मैट कहां दे रखा है? विल बी मैट, कुड बी मैट, वुड बी मैट, विल बी मीटिंग, विल बी मैट, ठीक है ना? ये किया था क्या आप लोगों ने? हेमंत भैया ये किया है? सारे सही है? सही बता, अब विद्या सोगन, और फिर तो सही है। हाँ, तो लड़का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तुम? हाँ? देखो, अब समझ में आया तो पेपर इजी है, और समझ में नहीं आया, टेंस का कठिन था पेपर। इज अपॉइंटेड, अच्छा आज ये प्रतीक भी पूछ रहा था, जो चंचल आप पूछ रही थी उस दिन, कि हर टॉपिक का टेस्ट होगा क्या? तुम भी पूछ रही थी कोई जमाने में जब आई थी, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई पहले पूछता है बेचारे यार टेस्ट जरूरी है, टेस्ट पेपर है कि नहीं हर टॉपिक का। और मैं तो ये तक सोच रहा हूँ इन फ्यूचर, लोग दुनिया टेस्ट से चलाती है, मैंने कभी चला ही नहीं आज तक, इस बार भाई भी टेस्ट से चलाएगा, ठीक है ना? और एक अच्छी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, खूब सारे, अपने बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनकी टेस्ट बन सकती है जानदार। और मैं रोजाना काम करता हूँ, मैं 5 घंटे रोजाना अपने इंग्लिश पे ही काम करता हूँ डेली। इतना सब कुछ करने के बाद भी सोचो कितनी चीज़ें आ सकती हैं। बुक पूरी रिवाइज हो रही है, लगभग लगभग चेंज हो गई, इतने सारे क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्लास में आपको, ठीक है ना? मोस्ट क्लास में तो नहीं, बट करा दूंगा चैनल पे ऐसे कैसे करके, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस जाएगी। एक बार पढ़ लो और 2-3 महीने क्या करो, इन चीज़ों को याद कर लो, है ना? पहले थ्योरी याद होना बहुत जरूरी है, रूल्स पता होने चाहिए आपको, ये इसका ये इसका ये इसके, टक 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 करते जाओ आप लोग। इज अपॉइंटेड आ गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? जब प्रेजेंट सिंपल में क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। जब प्रेसिडेंट शुरू में आएगा ना तो सिंगुलर हो गया तो एस और एस आएगा। अपॉइंट्स होना चाहिए कहीं पे, अपॉइंटेड, अपॉइंट्स, अपॉइंटेड, और यहाँ तो पता नहीं क्या ही कर दिया इसने, ये हो जाए द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किया आप लोगों ने 22 का बी, ठीक। देखो ये वापस आ गया, वॉज कन्वीन्ड। ये फिर ज्योति, ये वाला शब्द ऑफिशियल टर्म है, टेक्निकल टर्म है, लोग गवर्नमेंट ऑफिस में यूज करते हैं लैंग्वेज,
कन्वीन यानी होता है सभा बुलाना, मीटिंग बुलाना, आमंत्रित करना, प्रॉपर वर्ड है कि। तो मीटिंग बुलाई गई किसके द्वारा? प्रिंसिपल। अब आप तो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, स्कूल में ऐसा वर्ड आ जाए कन्वीन तो याद रखना, ये ऑफिस में काम आता है। तो वॉज कन्वीन कब आ गया? कब आएगा पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस है ये भी, कब आएगा? सेकंड फॉर्म। कन्वीन्ड होना चाहिए कहीं पे, वो देख लो आप, फर्स्ट में ही है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो तीनों गलत हो गए। द प्रिंसिपल कन्वीन्ड अ मीटिंग। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। हैज स्टोलन, तो हैज स्टोलन क्या करेंगे? हैज बीन स्टोलन। कहाँ दिया हुआ है? इज स्टोलन नहीं, हैज बीन स्टोलन, ठीक है। हैज समवन बीन स्टोलन, बीच में समवन क्या करेगा? हैज बीन स्टोलन। ये देखो दो जगह आ गया, ये भी है लेकिन यहाँ तो क्या है, बीच में समवन ठूस दिया इसने, गलत हो गया। अब इन दोनों में से क्या करना है वो देखना है। हैज बीन स्टोलन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आप देखो शुरू में क्या आना चाहिए था, वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। बाय समवन लिख दिया इसने, लिखना तो नहीं चाहिए, बट मैंने कहा अगर दे रखा हो और ऑप्शन में कोई और ना चीज हो अपने पास, तो बेस्ट ऑप्शन फिर यही है ना, बेस्ट ऑप्शन यही है कि मेन चीज है वर्ब सही होनी चाहिए, वो केवल इसी में है। ये तो इससे भी गलत ज्यादा है, इसलिए ना कई बार एग्जाम में पेपर में लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है। तो इन चारों में बेस्ट कौन सा है? ये वाले, इसलिए डी करना चाहिए था। बाय समवन इसमें आ गया, कोई बात नहीं, वो दिया हुआ ऑप्शन तो अब क्या कर सकते हैं, वैसे हट सकता था। तो 25 फोर्थ है, फिफ्थ है, फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन और देख लो। अनु इज इंटरव्यूइंग, अनु इंटरव्यूइंग कर रही है किस किस का? राधिका और शरत। ये ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा राधिका एंड शरत कुमार, इसमें नहीं आया है ना, यहाँ डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया ज्यादा ही। इसके साथ आईएनजी दे रखा है ना, तो इज आएगा, आर आएगा। इज आता है तो इज एम आर रहता है, बीइंग लग के थर्ड फॉर्म होती है। क्योंकि ये दो नाम है, दो अलग अलग लोग हैं, तो प्लूरल हो गया। आर आएगा, बीइंग आएगा और इंटरव्यूड होगा, तो आर बीइंग इंटरव्यूड, ये आंसर क्या हो जाएगा? ए, 25 का ए। कितने लोग हैं जिनका 25 आउट ऑफ 25? लो पेपर ले लो। चंचल आपके पूरे सही हैं, ज्योति आपके पूरे सही हैं, एक गलत हो गया, एक गलत तो पहले हो गया था आपका, सारे सही हैं, धड़कन के सारे सही हैं, आपके भी सारे, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया शायद। इससे रिलेटेड कोई अगर आपको, तो टॉपर कौन रहे? ज्योति, चंचल, धड़कन और हेमंत, और बाकी सब सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे हैं, ठीक है, ये नाम लेने को जरूरत नहीं है। इधर भी 25 सही है क्या? गुरु, जयरानी और विकास। सर हमको पेपर कैसे, किससे मिलेंगे? कौन से पेपर की बात कर रहे हैं विकास? ये तो आपने जो ऐप पे डले हुए हैं वहां से आप, जो पेपर डले हुए हैं ऐप पे, उनको आप डाउनलोड करके और किसी भी जो फोटोकॉपी वाले होते हैं वहां से आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा है, पूरा ही कोई है, बस कोई टेकिंग, बस आईएनजी है ना इसमें, बीइंग टेकन हो जाएगा बस। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। नहीं आएगा, शुरू में आएगा आई रिमेंबर बीइंग टेकन हो गया ना, द म्यूजियम, और ये माई, ये सब्जेक्ट है, ये अंडरलाइन करके लिखाया था ना मैंने। अब तुम्हारे सुंदर राइट चेक कर दूँ, करते नहीं हो काम वो। अंडरलाइन सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट लिखा रखा है मैंने, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लाया इधर ऐसे निशान बना इसको, ताकि याद रहे तेरे को, मैंने बनाया था ऐसे, ये ऊपर जाएगा इधर। विल मीट का विल बी मैट होगा, कौन पूछ रही है? विल बी मैट, विल मीट, मीट का मैट। क्वेश्चन पूछ रही है कोई दूसरा? हाँ तो बोले तो बोल दो आप बोर्ड पे। एक गुरु आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो मैं आपको जवाब दे दूंगा। हाँ क्या आप ज्योति क्वेश्चन बोलो। ऑब्लिक, ओबलाइज्ड होगा,
रिलीजन, धर्म। ये पूछ रही हैं आप? ये तो पैसिव सेंटेंस है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है ना, पैसिव में आता है, और पैसिव में ऑब्लाइज के साथ टू आता है। ऑब्लाइज, बाई नहीं आता वहां। ऑब्लाइज, नॉन और मैरिड, इनमें टू लगता है। तो ये टू, जहां बाई लगता है ना टू लगता है, तो रिलीजन सब्जेक्ट है इसके अंदर, इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा रिलीजन। और सेकंड फॉर्म है ना, वॉज सेकंड फॉर्म में आएगा, तो रिलीजन ऑब्लाइज्ड हिम, ये होना चाहिए। है? अब पता नहीं, जो होता तो सब हो जाता। फिलहाल ये तो हो गया ना, समझ आ गया तेरे को? बस तेरी दिक्कत यही है, टू तू शायद समझ नहीं पाई होगी, टू लगता है इसके अंदर, वो रूल लिखा था ना, ओब्लाइज, मैरिड और वो वाली चीजें। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? क्या पूछ रहे हैं? पैसिव में आता है, एक्टिव में नहीं आता। रूल नंबर 5 देखना, रूल नंबर 5 असर्टिव सेंटेंस का। ज्योति, असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर 5 लिखवाया था आपको मैंने, वो वाला है। और ये पैसिव में बाई आता है ना, वहां पे टू लगता है, तो एक्टिव में नहीं आते। चलो, इन्हीं को बोलने दो। आपका है कि सुन का है? हाँ बोलो। एक्सपेक्टेड, सपोर्ट, एड, सहायता। आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एडेड। मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कि वो हमें फाइनेंशियल एड दे। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसे नहीं बना रखा है इसने, टू गिव अस फाइनेंशियल एड, बना सकता है पूरे को। इट इज एक्सपेक्टेड, इट इज सेकेंड फॉर्म है क्या? हाँ, इट वॉज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पूरे को। देखो, इसको ऑब्जेक्ट मान के कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या उम्मीद करता था, ये इट मान लिया, कर सकते हैं इसे, इट से भी कर सकते हो। इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ही शुड गिव अस फाइनेंशियल एड, ऐसे बना सकते हो इसको आप। एक पैटर्न ये भी होता है, ही शुड गिव अस। एक तो ये हो गया, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू गिव अस फाइनेंशियल एड, ठीक है ना। एक क्या हो सकता है, इट से बना लो, इट वॉज एक्सपेक्टेड, नहीं, इट वॉज, हाँ, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ही शुड गिव अस, ये भी एक पैटर्न होता है, ही शुड गिव अस फाइनेंशियल एड। और एक ऐसा हो सकता है, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू गिव अस फाइनेंशियल एड, वो बना सकते हो, जैसे कल अपन ने किया था ना, वी बिलीव गॉड गिव्स अस मिजरी, उस पैटर्न से बना सकते हो। तो आपने किस में से किया क्वेश्चन ये वाला, मैं क्या आंसर दिया हुआ है? वो जैसे आस्क ऑफ होता है ना, जैसे वो क्वेश्चन लगाते हैं ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रोपोजिशन लगाना पड़ता है, वो नियम था ना। एक्सपेक्ट साथ ऑफ लगा दिया, जैसे अपन नहीं लगाया था, ए बुक वॉज गिवन टू हिम, टू लगाते हैं, कई बार फोर लगाते हैं, आस्क में ऑफ लगाते हैं, तो एक्सपेक्ट में ऑफ लगा दिया, वो वाला चीज। हाँ, कुछ और पूछ रहे चंचल आप? और कोई आपको डाउट पढ़ के नहीं ऐसा लग रहा ना? नहीं, ये नहीं, नया उसमें और एक्स्ट्रा दे रखा है, और क्वेश्चन दे रखे हैं, दिक्कत नहीं है आपको? बोलो। हाँ, ग्रेप्स, अंगूर वाला, ग्रीक, जी कैपिटल होगा फिर तो।
ग्रीक, ये तो वही तो क्वेश्चन पूछ रही है थोड़ी देर पहले पूछा था। एक्चुअली पता है क्या है, इनके बनाने के तरीके 2 3 4 4 ऐसे हो सकते हैं। आपका जो आंसर है ना उससे पूछा करो, सर मुझे इसमें ये कैसे आया, ये क्या चीज़ है, वो तरीका रखो पूछने का इसके अंदर। द ग्रीक एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। आपको 2 3 तरह से बना सकते हो आप। एक तो भी बनाया था अपने थोड़ी देर पहले, कोई बन जाएगा। ये पूरा है ना इसमें, तो इसको 8 से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई और ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो और सेकंड फॉर्म है तो वॉज, इट वॉज, इसमें ऑफ भी नहीं आएगा क्योंकि अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं अपने पास। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। या फिर शुड से बना सकते हो, थोड़े बनाया था जो मैंने, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक शुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, ये भी हो सकता है। शुड से बनाते हैं इनको, टॉमस मार्टिन ने दिया हुआ है। अब बताओ क्या आपने क्या बना रखा है इसमें। हाँ क्योंकि 8 मान के 8 वॉज, आंसर बोलो आपका क्या है। बाय द ग्रीक है, ग्रीक से, ठीक है, इंडियंस भी लगा सकते हैं। हाँ वो है, दे शुड विन, वही बात हो गई, इंटरनेशनल ट्रॉफी। आगे वही लिखा ना, द इंटरनेशनल ट्रॉफी, बस वही चीज आ गई। ये दैट से जोड़ के बनाते हैं इनको, तो बाय द ग्रीस तो आएगा ही। ये अलग पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न है, मैंने कल 10 ही पैटर्न कराए थे ना आपको मैंने, 11 12 13 पैटर्न और दे रखे मैंने बुक के अंदर। उसमें कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ एक्सपेक्ट है, सपोज है, इनमें दैट के बाद शुड लगाते हैं हम लोग, बनाते हैं इस तरह के वाक्य। हाँ तो वो ऐसा अपने जो क्वेश्चन देखे एग्जाम में, क्वेश्चन उसमें आए कि अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है इस तरह का तो अपने बुक में तो दी हुई है चीज़ों। अपने ऑलरेडी 15-16 घंटे क्लास ले ली इसकी मॉडल्स की, समझ रहे हो आप। तो उन बुक में दे रखा है, पैटर्न दे रखा है, कुछ वर्ब्स हैं वो, या शुड लगाना चाहिए, वुड लगाना चाहिए, तो ये वो चीज़ है। तो आप 4 इसमें देखो, अर्थ देखो आप, अर्थ क्या बन रहा है। ग्रीक से, ग्रीक उम्मीद करते थे इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने की, ग्रीक उम्मीद करते थे। यहाँ क्या है, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ग्रीक्स के द्वारा उम्मीद की जाती थी कि वो ट्रॉफी जीतें, दे वुड विन द ट्रॉफी, इंटरनेशनल ट्रॉफी, ऐसे बनाए। वुड की जगह आपको कई बार शुड भी मिल सकता है, जनरली शुड होता है, पर जो आपने क्वेश्चन किया वो हो सकता है वहां पर शुड ऑप्शन में नहीं हो तो वुड से कर दिया, वो कोई नहीं। ये पैटर्न है, खूब सारे पैटर्न हैं इस तरह के जिन शुड वगैरह बनाते हैं, बट उनकी डेप्थ में जाओगे ना आप तो बेकार है वो, इसलिए मैंने करवाया नहीं क्वेश्चन, वो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आते ही नहीं है। चलो और, वी आर गोइंग टू, अरे कल कराया था जयरानी, कल ये आपने पूछा था शायद, ये आपने जयरानी कल क्लास देखी नहीं क्या, ये भी चंचल ने क्वेश्चन पूछा था कल ही, कल वाला ही। चलो मैं लिख देता हूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। ध्यान है आपको चंचल, एक क्वेश्चन आपने पूछा था सेम ऐसा ही, कल ही पूछा था ना, और इसके भी मैंने 2 वाक्य करवाए थे। देखो मैंने कहा था बी प्लस गोइंग टू वाले वाक्य आप लिख लो, क्योंकि फिर आपको बार बार दिक्कत रहेगी। बी प्लस गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैटर्न नंबर 11 लिख लो इसको आप, पैटर्न नंबर 11 नोटबुक में। क्या करेंगे अगर चंचल आपको ध्यान हो तो, इधर देखो, बी प्लस गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, चलो आज खत्म करता हूं फिर मैं। इधर देखो, कंफ्यूजन ये कल ये था, इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पे, आईएनजी का बीइंग करोगे क्या, ऐसा लग रहा है आईएनजी है इसमें और बीइंग कर दो, और यहाँ पर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है,
तो मैंने कहा था आईएनजी वाला बीइंग का नहीं करते, बी प्लस गोइंग टू वाला तो होने वाला है, फ्यूचर की बात बताता है कि हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं, हम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। कल मैं एक सेंटेंस बोल रहा था, इंडिया इज गोइंग टू अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया जो है पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, नियर फ्यूचर की बात बताता है। तो बी प्लस गोइंग टू का पैसिव नहीं बनता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का बनता है। तो ये बी प्लस गोइंग टू तो ऐसे के ऐसे ही रहता है, टू के बाद बी लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है? अब देखो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। पैटर्न लिख लेना, पैटर्न करके अलग से लिख लेना इसको। तो शुरू में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, अ न्यू लेसन। अब बी के साथ तो आर लग गया था, लेकिन इज लगेगा इसके अंदर, सिंगुलर है, इज। गोइंग टू को गोइंग टू ही रखना है, गोइंग टू के बाद बी आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म। अ न्यू लेसन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाई अस, लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, ये चेक कर लो। पैटर्न नंबर 11 कर लेना इसको आप नोटबुक में। क्या इस तरह का एक वाक्य और बनाना चाहोगे आप लोग? एक वाक्य और लिखा देता हूँ मैं। जयरानी, आई होप समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और बनाना हो, उससे पूरा हो जाएगा सही। इंडिया इज गोइंग टू अटैक, इंडिया इज गोइंग टू अटैक पाकिस्तान। मैंने अटैक के बाद ऑन लिख के काट दिया था, याद आया कुछ? अगर आपने नो प्रिपरेशन वाली क्लास पढ़ी हो मेरी, क्या रूल था इसमें दिगेश्वरी, बताइए? दोबारा तो मैं समझ नहीं रहा हूँ, दोबारा बताओ। मान रहे हैं आप, नहीं याद आ रहा आपको? क्या कहा था, वही तो पूछ रहा हूँ। चलो, किसी को याद आ रहा है? प्रतीक, आपने कहा मेरा वीडियो देखा आपने भी इन दिनों में, एक दो दिन। क्यों नहीं करते? क्या है, कुछ रूल था कुछ ऐसा? देखो क्या रूल था, किसी को याद नहीं आ रहा ना? अटैक, सुन रहे हो? कोई देखेगा मेरी तरफ? अटैक अगर वर्ब है, रश्मि इधर देख बेटा, अगर अटैक वर्ब है तो प्रोपोजिशन यूज नहीं होता। अटैक अगर नाउन हो जाए तो प्रोपोजिशन यूज। इट वॉज अ सीवियर अटैक ऑन अफगानिस्तान, वहां ऑन लगेगा। इन्वेड, इन्वेड भी वही वर्ब होती है। एम्फसाइज, स्ट्रेस, पिटी, ये अगर वर्ब होती हैं तो प्रोपोजिशन नहीं आता, नाउन होते हैं तो प्रोपोजिशन आता है, वो चीज। इंडिया इज गोइंग टू अटैक पाकिस्तान, क्या बनेगा? देखो, इज आ गया, गोइंग टू आ गया, अटैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बना दो इस तरह से। क्या जयरानी, आप भी लिख के बताओ क्या बनेगा, और बाकी लोग बताओ, बोलो, आप बोलो सब लोग। पाकिस्तान इज गोइंग का बीइंग करोगे क्या? नहीं, इज गोइंग टू बी अटैक्ड। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अटैक्ड बाय इंडिया। तो बी प्लस गोइंग टू वाले वाक्य समझ में आ गए होंगे, आई होप आप लोगों को। क्या चंचल, मैंने उस दिन भी करवाया था सेंटेंस, पता नहीं क्यों भूल गए आप। और जब कोई क्वेश्चन पूछते हो ना,
जब तक समझ में नहीं आए टीचर को आगे मत बढ़ने दो, चाहे टीचर को बुरा लग रहा हो उस समय, लेकिन आपको फिर वो हमेशा बुरा लगता रहेगा। फिर पूछ लिया करो जब तक समझ में नहीं आए। शर्माने की कतई जरूरत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बिकॉज यू हैव पेड फॉर दैट। चलो, जयरानी ने भी बना लिया पाकिस्तान। आई होप जयरानी आपको समझ में आ गया होगा जो आप पूछना चाह रही थी। तो क्या हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए? अब आगे बढ़ें। सचिन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। नहीं बोलो, अरे बोलने दो उसको, बोलने दो। उसका प्रोनाउंसिएशन खराब है, इससे क्या नहीं बोलती हो। क्वेश्चन बोलो तो। कुछ डाउट है आपको? क्लास के बाद भी पूछ सकते हो अगर छोटी मोटी बातें तो, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो। कौन सा वाला? एक मिनट, कहाँ गया वो? इंसिडेंट। ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन। आज तो ये सब्जेक्ट, इन्होंने सब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लिया कि उसने जो है ना परिस्थितियों को रिजाइन करने के लिए ऑब्लाइज बताया। ही वॉज ऑब्लाइज टू रिजाइन, तो इसका पैसिव वॉइस है नहीं, इसमें बाई प्लस का कुछ दे नहीं रखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या मान लिया? द सर्कमस्टांसेस मान लिया। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं 4 ऑप्शन आए होंगे, है ना? ऑप्शन थे ना 4 उसमें, नहीं थे? हाँ, तो ये उसमें सर्कमस्टांसेस। कई बार क्या होता है, कुछ क्लास के बाद पूछ लेना मेरे। चलो भाई, मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ अब, है ना? और कुछ क्वेश्चन थोड़ी पूछना है किसी को। चलो, नरेशन पार्ट 1 शुरू होगा। नरेशन जानते हैं किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है कि, और नाम और इसका नरेशन का, डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट के 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट। यहाँ क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट। अगर एडजेक्टिव होता है तो डायरेक्ट बोलते हैं, एडवर्ब होता है तो डायरेक्ट बोलते हैं, और वर्ब होती है तो डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्टेड, ही डायरेक्टेड मी, निर्देश दिया। प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो अब लेकिन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलेंगे तो शायद अजीब लगेगा आपको सुनने में, तो आप डायरेक्ट बोलना रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको डायरेक्ट बोलूं। और चूंकि ये एडजेक्टिव है, डायरेक्ट स्पीच, स्पीच नाउन है और वो एडजेक्टिव है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, इसमें नरेशन वर्ड आ गया। क्या होता है नरेशन? किसे कहते हैं नरेशन? व्हाट इज नरेशन? जैसे कई बार हमारे जो शेड्यूल बनाते हैं, ये बनाते हैं, पूछते हैं सर ये क्या है, ये क्या होता है? ये कथन, कथन, केवल कथन लिखा हुआ है इसके अंदर। कहने का तरीका, क्या कहने का तरीका? तो अपनी बात बीच में बोल रही है। नहीं पढ़ा था आपने, मैंने कहा कि आप अंदाज से बता रहे, क्या पढ़ा था वो बता दीजिए हमारे को बस। ठीक है, द वे ऑफ नरेटिंग, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर। किसी स्पीकर के, किसी ने कोई बात बोल दी, सुनो, व्यवहारिकता में जाओ आप, होता क्या है नरेशन? इतना प्यारा टॉपिक है, मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे मेरा एक कज़न है, ने एसएससी क्लियर किया हुआ है एंड वो कस्टम इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, वो उसके आगे इसके 2 प्रमोशन हो गए। तो मैंने से बात की थी एक बार, मेरे से किताब भी ले गया था पढ़ने के लिए इंग्लिश की, छोटा है मेरे से 1-2 साल। तो उससे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा यार तूने डायरेक्ट ऐसे बात चली थी यार, इतने नियम डायरेक्ट। उसने मुझे कहा इतना कौन पढ़ता है और तूने कैसे किया? सिंपल है, ये मुझे लगा सही है, सही है, सही है, सही हो गया। और एक्चुअली इस टॉपिक में ना ये चीज़ चल जाती है। क्यों चलती है मैं आपको समझाता हूँ। नरेशन क्या होता है? मैं किससे बात कर रहा हूँ,
सपोज मैं दिगेश्वरी से बात कर रहा हूं, हम दोनों कोई बात कर रहे हैं, बाकी लोगों का सबका दिमाग खराब, अरे बात कर क्या रहे हैं, पता तो कर। धड़कने का बहन मैं पता करके आती हूँ, चिंताएं मत कर, तो सारी खबर लेके आऊंगी मैं। नहीं बट मान लो तेरा सारी खबर लेके आती हूँ, एक एक बात। अब मैं बोलने वाला, सुनना बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं स्पीकर, ये सुनने वाली लिसनर, मैंने इससे क्या कहा, उस बात को ये नरेट करेगी उसको जाकर के, उसको या किसी और को जाकर के। अब ये दो तरह से नरेट कर सकती है मेरी बातों को। एक तो मैंने जैसा कहा, मैं कौन, स्पीकर, स्पीकर वो भी किसी को बता रही है, वो भी स्पीकर है, समझना वर्ड्स को, बट मैं ओरिजिनल स्पीकर हूं। मूल बात तो मैंने कही थी ना। तो द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर, उनको नरेट करने का तरीका मैं लिखवाऊंगा आपको, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, आर्ट, वो कहलाती है नरेशन। को शब्दों कहते कैसे हो। अब उन वर्ड्स को ना आप दो तरीके से नरेट कर सकते, दो तरह से। कैसे, एक तो जैसा मैंने कहा एज इट इज, उसको ये वैसा का वैसा जाकर के सुरभि को बता दे कि देख बहन, वो ये बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात कर रहे, तो चिंता मत कर, काम की बात थी, पढ़ाई की, ठीक है बहन, अब तसल्ली है। मतलब एज इट इज, जैसा टीचर ने कहा वैसा का वैसा, सेम वर्ड्स एज इट इज, जो इन्वर्टेड कोमास में लिखे होते हैं, उसको जाके रिप्रेजेंट कर, इसे कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट जो कहा, एग्जैक्ट वर्ड ओरिजिनल स्पीकर के एज इट इज रिप्रेजेंट कर। एक होता है इनडायरेक्ट, ये क्या होता है, जो ओरिजिनल स्पीकर ने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे, उन एग्जैक्ट वर्ड्स को बिना यूज करे अपने शब्दों में वही बात जो मैंने कही, उसी बात को अपने शब्दों में अगर चेंज करके दिखाया बोला जाए तो उसे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब एज इट इज, और इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि अब मैंने जो बात कर रहा था, ये बात आज जो बात कर रहे हैं और कल कानाफूसी कर रहे हैं, और ये फिर बता रही कि मैं वहीं थी, मैं बताती हूँ क्या बात हुई थी, और ये अपने शब्दों में बता रही है, बात वही बता रही जो हमने की थी। अब लेकिन समय बदल गया, एक दिन बाद की बात होगी तो टेंस बदलता है। बोलने वाले मैं और ये थे, अब ये क्या कहेगी, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें कल ये बात समझा दूंगा क्लास में। पूछ रही थी क्लास के बाद मेरे से कि सर ये क्वेश्चन कराओ मेरे को, तो मैंने कहा मैं कल करा दूंगा तुम्हें। तब ये क्या बोलेगी, मैं कल तुम्हें करा दूंगा, तब तो एग्जैक्ट वर्ड हो गए। और ये बोले कि सर कह रहे थे कि वो उसको वो क्वेश्चन जिस दिन कह रहे थे ना, उससे अगले दिन करवा देंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज क्या हो गई, इनडायरेक्ट, अपने शब्दों में चेंज करके बोल दिया ओरिजिनल स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को। तो ये चीज क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट। दो तरह की हो, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, नरेशन। नया टॉपिक है, और इसे कहते किसे, क्या होता है, लिखिए इसके बारे में। द वे ऑफ, नरेशन में लिखें, द वे ऑफ narrating or representing, the way of narrating or representing the exact words, नहीं, वो तो डायरेक्ट नेट में आएगा। the way of narrating or representing the words of the speaker, the words of the speaker is known as narration, is known as narration। स्पीकर के
वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना, नरेट करना क्या कहलाता है? नरेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई? नरेशन नरेट वर्ड से बना, नरेटिंग करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। The words of the speaker can be narrated in two ways. The words of the speaker can be narrated in the following two ways. The words of the speaker can be narrated in the following two ways. निम्न दो तरीकों से आप इसको नरेट कर सकते हैं। पहला, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट है ना, जैसा बोला वैसा का वैसा, एज इट इज। लिखिए आप, इन दी डायरेक्ट या इन दी डायरेक्ट स्पीच we repeat the exact words। क्या प्यारी लाइन है, देखो टॉमसन मार्टिनेट ने लिखा है ऐसा, बहुत अच्छा लिखा उसने। ये मैं उसी की लाइन बोल रहा हूं अभी। इन द डायरेक्ट स्पीच we repeat the exact words of the original speaker, the exact words of the original speaker as it is। बिल्कुल वैसा का वैसा एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं। जैसे, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। Pankaj said to Chavi, I am reaching Delhi tomorrow। Pankaj said to Chavi, I am reaching Delhi tomorrow। सुनिए, अब जो मैं बात बोल रहा था उसको भी समझने की कोशिश करना। इस डायरेक्ट स्पीच में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे। कौन कौन से? बिफोर कोमा एंड आफ्टर कोमा। दिख रहा है? तो बिफोर कोमा वाला जो ये फ्रेज है या जो क्लोज है, इसका एक नाम होता है और इसका एक नाम होता है। कोमा से पहले वाले वाक्यांश को, क्लोज को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, गलत जवाब है सबका। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अब सुनो, इस रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है सेट टू, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू, ठीक है ना? इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है पंकज, और ये इसका ऑब्जेक्ट है छवि। तो ऐसे समझो। या तो एक दूसरा तरीका इसको समझने का और है, ये वर्ब है, ये बोलने वाला है, पंकज बोलने वाला है और ये सुनने वाली। जब बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, तो एक बोलता है और एक सुनता है, ठीक है ना? ये बोलने वाला, ये सुनने वाला वर्ब है। ये इसलिए बोल रहा हूँ बोलने वाला, सुनने वाला, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब चेंज करोगे ना आप प्रोनाउन को, ये बड़ी चीज़ें काम आएंगी ये वाली। ये रिपोर्टिंग वर्ब,
ये उसका सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये पूरी क्या चीज़ है? पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सचिन, ध्यान रखना। अब कोमा के बाद वाला जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे आप? इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच और उधर वाला क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो लिख लीजिए आप, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच और पहले वाला रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना? रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा एक चीज देखिए आपने, ये कोमा है और ये क्या चीज है? इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास की दो स्टाइल होती है लिखने की, इसको आप सिंगल भी लिख सकते हो और डबल भी लिख सकते हो, दोनों काम एक ही होता है, डबल और सिंगल कोई सा भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कोमास हैं, ये कोमा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच, वो रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा आपको पता है ये कोटेशंस वगैरह में कब लिखते हैं आप? कब लिखते हो? डायरेक्ट स्पीच का यूज कब करते हो आप? हैं? एक उनको बोल रही, ज्योति क्या बोल रही है? अच्छी तरह से कहें तो रिपोर्टेड मतलब इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं, और अगर गंदे तरह से बात करनी है तो गाली गलौज करनी है मुझे तो इन्वर्टेड कोमा नहीं लिखे जाएंगे। कौन पढ़ाता तुम्हारे को ऐसी इंग्लिश है? मैं ऐसा नहीं पढ़ाता कभी भी। आई ट्राई टू टॉक लॉजिकली। आप कुछ कहना चाह रही धड़कन जी? इंपॉर्टेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लेना देना नहीं है भाई। इन्वर्टेड कोमास का तब यूज करते हैं जब किसी कही गई बात को एज इट इज रिप्रेजेंट करना, एक भी अक्षर चेंज नहीं करना है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे घटिया बात हो, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मैंने कही उसको अगर आप एज इट इज कोट करना चाहते हो, कोट करना चाहते हो, तो आप किस में कोट करोगे? इनवर्टेड कोमा। किसी ने बात कही, उस बात को कोट करना चाहते हो, इनवर्टेड कोमा में लिखो एज इट इज, उसमें अगर एक शब्द भी आप चेंज नहीं करना चाहते तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। इसका हम लोग कोटेशन में यूज करते हैं। बुक्स के अंदर जो प्ले होते हैं, नाटक, जब उसमें कैरेक्टर बात करते हैं ना, वो कैरेक्टर जो बात बोलते हैं उनको ऐसे ऐसे कहने के लिए आप उसको ड्रामा, प्ले, कोटेशंस इनमें यूज कर। कन्वर्सेशन तो लिख लीजिए आप, ये लिखने के बाद लिखना डायरेक्ट स्पीच is used in conversation. Direct speech is used हाँ जवाब आ रहे हैं। एज इट इज कहने कोई बात हो, देखो आप बता रहे थे इंपॉर्टेंट, अच्छी बात, बुरी बात, जवाब आ रहा है एज इट इज कहना हो, स्लोगन कहने हो, और आप को क्या बिना पढ़े नौकरी लगे क्या है? पढ़े होंगे तभी लगे नौकरी, इसलिए सही जवाब आ रहे हैं उनके। आपसे बड़े हो, बड़े तुम्हारे घर में दादी बड़ी है तुम्हारे से, तो पढ़ी ही नहीं हो, बता ही नहीं पाएगी। अगर कोई पढ़ा है तो आपसे छोटा ही बता सकता है? वो भी अगर जानती हैं तो। कोई भी चीज़ पढ़े होंगे तभी ज्ञान होगा, या अनुभव लिया हो अपने जीवन में। तो ये बहाने हैं कि ये बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, छोटे हैं। कई बार 10वीं क्लास का बच्चा हमसे बहुत सी जानकारी जानता है, और कई बार MA करा स्टूडेंट है ना, उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो वो बात है कि आपने कैसे पढ़ाई की है, उस पर डिपेंड करता है। एनीवेज, क्या बता रहा था आपको मैं? क्या लिख रहे थे हम लोग? डायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड इन द कन्वर्सेशन, इन कन्वर्सेशन, कोमा, इन प्लेज। प्ले समझते हो आप? नाटक, ड्रामा का जो मॉडर्न नेम है वो प्ले है। और प्ले लिखने वाले क्या बोलते हैं? रीड में आया क्वेश्चन है, प्ले राइट की स्पेलिंग, हाँ WRIGST, प्ले राइट। रीड में आया हुआ क्वेश्चन है 16 में, 2016 या 18 वाले में पेपर में क्वेश्चन था ये वाला। चलो क्या बता रहा था आपको मैं?
डायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड इन कन्वर्सेशन, कॉमा in plays, comma in quotations. In quotations. स्लोगन मतलब quotations. चलो, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं लाइन आपको? कई बार ना एग्जाम में आपके ग्रेड सेकंड फर्स्ट में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ लेता है वो, ये कहाँ यूज होता है। अब दूसरा लिखो आप, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें लिखें इन द इनडायरेक्ट स्पीच, द इनडायरेक्ट स्पीच the words of the original speaker, the words of the original speaker are repeated, the words of the original speaker are repeated in our own words, in our own words, OWN लिखना ऑन के लिए, in our own words without necessarily using the exact words of the speaker, without necessarily using the exact words of the speaker, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करे बिना अपने शब्दों में जब आप उसको रिपीट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं आप लोग? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है बात आपको? अपने शब्दों में चेंज करके लिखते हैं, उसके कोशिश करते हैं कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज ना करें। नेसेसरली जरूरी नहीं है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करना। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम लोग इनडायरेक्ट बनाना चाहें, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है के आधार पर, जो हम यही पढ़ेंगे अब वैसे तो कैसे चेंज करते हैं, अगर थोड़ा पता हो तो आप बता सकते हैं, मैं लिखता जाता हूँ, आप बोलते जाइए। गलत जवाब होगा कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़ा नहीं मेरे हिसाब से अपने भी। पंकज सेट, पंकज इन्फॉर्म, आस्क्ड, टोल्ड, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो मतलब ये हो गए सबके टीचर अलग। हाँ, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड करते हैं। पंकज टोल्ड छवि, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट, देखो दो चेंज कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं? सचिन कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ बोल तो नहीं लगातार आप को समझा रहे हैं कुछ? अरे समझ रहे? He will be reaching, he was reaching, he will reaching। अरे वाह, अगेन आप सही कह रहे हो यार, ये ऐसा बैच मिला है मुझे कि बेटा देख तू अब कर कोशिश हमारे साथ क्या कर सकता है। He was teaching Delhi। अच्छी बात है, पता दिक्कत कब आती है टीचर को? जब ज़्यादा पढ़े हुए स्टूडेंट आ जाते हैं ना, उनको समझाना दिक्कत आती है, पर वो उनको 5-7 दिन पता लग जाता है कि यार पढ़ने की ज़रूरत सबको ही होती है। He was reaching Delhi, टुमारो क्या हो जाएगा? अब ये कैसे हुआ सचिन, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ा ही नहीं है अपन ने, कोई बात। बट हमने चेंज क्या किया, देखो यहाँ पे वो चीज़ देखो आप, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, हमने टोल्ड को क्या किया, सेट को क्या किया, टोल्ड, यहाँ दैट किया,
ही चेंज कर दिया, एम की जगह वॉज कर दिया, और टुमारो की जगह क्या कर दिया, ये अंडरलाइन करके 1 2 3 4 5 भी लिख देना आप लोग मेरे कहने से। ये सब समझने की बातें हैं जो हम समझेंगे अब आगे आने वाली क्लासेस में। क्या हमने ओरिजिनल स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज किया क्या यहाँ पे? या अपने हिसाब चेंज करके लिखा? बात वही है क्या? देखो आप हैं, या वही बात कही जा रही है कि देखो आप, पंकज ने छवि से कहा, सुनो भाई बोर्ड देखो आप, आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो। पंकज कोई लड़का है, वो छवि लड़की से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई कल मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। अब वही वाली बात हो गई, पूछा एक दूसरे से, यार ये बात कर क्या रहे हैं बता तो सही। तो एक तो अगर एज इट इज बोलो तब तो डायरेक्ट स्पीच आ जाएगा इन्वर्टेड कोमास के अंदर। दूसरा क्या कह रहे हैं, चलो देखो पंकज ने छवि से बताया कि वो कौन, पंकज जिस दिन बोल रहा था उससे अगले दिन दिल्ली जाने वाला था। 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी को बात बोलो, ये बोलोगे आप, ठीक है ना। अगर सेम डे बात कर रहे हो, आज ही बात कर रहे हो, फिर तो टुमारो रहेगा। बहुत लॉजिकल बातें हैं। अरे मैं आज ही कह रहा हूँ कल दिल्ली जा रहा हूँ, और आज ही पूछ लिया, वो ऐसे कह रहे कल दिल्ली जा रहे हैं, वो फिर टेंस आज ही की बात है। पास्ट कब करोगे, जब 2 दिन बाद आप किसी को बताओ ये वाली बात, वो अभी आगे चीज़ें आएंगी। बट कुल मिला के ये डायरेक्ट है, जिसमें आप एज इट इज रिप्रेजेंट करते हो वर्ड्स को, और ये अपने खुद के शब्दों में। हालांकि ओरिजिनल स्पीकर का जो बोलने का एग्जैक्ट मीनिंग है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब तक जो हमने पढ़ा ये डेफिनेशन पढ़ी एक तरह से, और एक पार्ट पढ़ लिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम में पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो मुझे बताइए इस डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को देख करके, जो ये रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हो बोर्ड पे, आई एम रीचिंग दिल्ली टुमारो, मेरे क्वेश्चन को ध्यान सुनना। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस प्रकार का सेंटेंस बताइए। मेरे क्वेश्चन को वापस मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, तो मुझे वापस रिपीट करके मत बोलना प्लीज। जवाब को इंप्रूव करके जवाब दो मुझे। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस प्रकार का सेंटेंस, किसी को नहीं पता है। देन कंटिन्यूअस, कोई और अलग जवाब देना चाहता है? और कोई? 2 क्वेश्चन होते हैं सुरभि, एक तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, मैंने पहले एक्टिव पर्सन बताया था, आपको ध्यान हो तो। और एक पूछना है कि इसमें ये किस प्रकार का सेंटेंस। अगर कोई पूछे इसमें टेंस कौन सा है, तब तो बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और कोई पूछे किस प्रकार का सेंटेंस है, तो फिर जो सुरभि ने चंचल ने जवाब दिया वो आएगा, ये असर्टिव। अच्छा, असर्टिव का नाम और बताया था आपको मैंने, असर्टिव का एक नाम और बताया था। सर देखो, डिक्लेरेटिव, असर्टिव नाम आ चुके हैं, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव, हाँ ये तो होता है। क्वेश्चन तो पहले पूछा था मैंने, हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा। अब तुम सोचते ही लेट हो, पहले तुम्हें समझ में नहीं आता कि सेंटेंस पूछ रहा है कि टेंस पूछ रहा है। अपनों लगता है सेंटेंस टेंस तो जैसे लगता है सुनने में। घंटी अभी तो क्लास में हो ना, बात कर, जैसे 15 मिनट बाद बात करता हूँ, है 15 मिनट बाद बात करता हूँ, मैं क्लास में हूँ अभी। मैं हाँ ठीक। चलो, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव को चेंज कैसे करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव, जो हमने एक्टिव एक्सप्रेशन पढ़ा था। फिर पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी आएगा इसमें एक नया, और ऑप्टेटिव पढ़ेंगे। और फिर वही डिफरेंट पैटर्न्स के तब उस तरीके वो पढ़ेंगे। ऐसे टॉपिक एक्टिव स्पेसिस की तरह खत्म हो गए। उसमें क्या करते थे एक्टिव स्पेसिस में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये अलग टॉपिक है, लोग इनको मिक्स कर देते हैं कई बार। तो हेडिंग डालिए आप लोग अब,
असर्टिव सेंटेंस। बात मत क्या करो यार प्लीज आप, इससे आपकी एफिशिएंसी कमजोर होती है। जो लोग चुप रह के पढ़ के जाते हैं ना वो अच्छा करते हैं एग्जाम में, देखा है मैंने। असर्टिव सेंटेंस, इसका एक नाम और क्या है असर्टिव का? डिक्लेरेटिव। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? शाबाश, जिसके शुरू में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल। ये हो गई पहचान असर्टिव की। अब असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, उसके रूल देख लीजिए। रूल नंबर 1, देखो अभी इसके भी अब पता है, अगर आप वही एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट के होते या फिर केवल आपको ग्रेड फर्स्ट सेकंड एग्जाम ही देना है तो बहुत सिंपल से रूल है इसके। जैसे एक्टिव वैसे सिंपल रूल थे ना, बट बातें बहुत सारी हैं, सब पे डिस्कस करने के लिए अब सुनना ध्यान से। मैं लिखाता कम हुए काम करूंगा और मैं आपको बोल ज़्यादा रहा हूँ, दिखाऊंगा वो जिससे एग्जाम में काम हो जाए। और समझने की चीज़ भाई, नॉलेज इतनी सारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब रूल नंबर 1 क्या है, आप देखा इधर, इधर देखो आप, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब थी इसको ना शॉर्ट में आरवी लिखेंगे हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब को आपने काय में चेंज किया? टोल्ड, क्योंकि सेंटेंस कैसा था? असर्टिव था। सेड टू आ जाए तो टोल्ड, अगर यहां से टू आ जाए तब टोल्ड नहीं होगा, फिर टेल होगा। टेल नहीं, टेल। और अगर यहां पे सेज टू आ जाए तो टेल्स, टेल्स, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखिए द रिपोर्टिंग वर्ब will be changed as following. The reporting verb will be changed as following. एक शब्द लिखा है, ज्योति वो देखने लग गया बगल में। The reporting verb will be changed as following. Reporting verb कैसे चेंज होगी देखिए, अगर से टू आ जाए तो टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, से में एस लगा दें तो टेल्स, से का थर्ड फॉर्म कर दे तो सेकंड फॉर्म, टेल का थर्ड सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अगर सैड आए तो फिर सैड, सैड आए तो सैड रहेगा। अब ये तो हो गया नियम एग्जाम का काम। लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो बताइए क्या किया अपन ने, सैड को सैड क्यों रखा? अच्छा, एग्जाम के हिसाब से याद करना भी आसान है। देखो आपके लिए क्या याद रखोगे, आपको ध्यान है सैड एक और होता है एसएडी सैड, वो क्या होता है? दुखी। जिसको दुखी रहना ना धड़कन, वो दुखी रहेगा जिंदगी, पक्की बात है। कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है जैसे कि तीये के बैठे हो रोजाना ही, रोनी शक्ल होती है उनकी। जिनको दुखी रहना है ना वो जिंदगी भर क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। सैड क्या रहेगा? सैड रहेगा। इस तरह से याद रख सकते हो आप। आगे एक और वर्ड आएगा, इसे कनेक्ट करूंगा उस समय, तब आपको और अच्छा लगेगा। लॉजिक है, ये तो फालतू बात हो गई। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, समझना, दो वर्ब है, लिखना नहीं, से और टेल के बारे में दो तीन बातें हैं। अपनी बुक में मैंने लिखा हुआ है, लाइन नोट बना करके, वहां पढ़ लेना, यहां समझ लो, केवल एक चीज नहीं है। से वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगाना जरूरी, और टेल के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगाने की जरूरत। आपको ध्यान है कुछ वर्ब ऐसी होती है जो प्रोपोजिशन नहीं लेती, उनमें से टेल भी एक वर्ब है। नो प्रोपोजिशन लिखा रखा है, टेल, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, याद आ रहा है आपको? डिमांड, ओबे, साइन, याद नहीं आ रहा शायद आपको? देख लो दोबारा जाकर, घर जाके वीडियो देखा करो, चीजें पढ़ा करो, कोई बात नहीं। से के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो बीच में क्या आएगा दोस्तों? टू आना जरूरी। ऑब्जेक्ट आएगा तो, ऐसे नहीं। और टेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो बीच में टू का यूज नहीं होता। और एक बात और,
टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, क्योंकि टेल ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया जिनके बाद कर्म ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अकर्मक क्रिया जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो से तो ऐसी वर्ब है जो इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों होती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से अकेला आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना ही। टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है और बीच में कोई भी प्रपोजिशन यूज। वापस सुन लो एक बार, समअप करो। काम की बात यह है कि से के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में क्या लगाना जरूरी है? टू। और टेल के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टू। थोड़ा याद रख सको तो रख लेना कि टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता ही है। ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना? अब यहां गणित समझो, देखो अब उसके आधार पर यह नियम, से के बाद टू है तो टेल कर सकते हैं क्या? कि से के बाद टू कब आता है? जब ऑब्जेक्ट होता है। टेल के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो टेल आ जाएगा। तो सब में टू है तो ये टेल की फॉर्म आ गई। लेकिन सेड के बाद टू नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे ऑब्जेक्ट होगा तो टू आएगा ना। अगर सेड अकेला है इसका मतलब ऑब्जेक्ट। तो क्या टोल्ड कर सकते होगा इसको? तो टोल्ड के बाद तो क्या आना जरूरी है? ऑब्जेक्ट। अब इतनी सारी बातें याद रख नहीं सकते अपन लोग, जानते हैं हम अच्छी तरह से। तो भैया केवल इसी को याद कर लो, सेड आए तो सेड रखना है और टू आए तो करना है। पढ़ना हो तो किताब पढ़ लेना, वरना अपना काम इससे चल जाएगा। आपको मास्टर ने ये बता दिया कि उसके पास कितना ज्ञान है। अब आप इसको रख सको तो ठीक है, वरना तो कोई बात। 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके याद होंगी चीज़ें, ऐसे नहीं कि दिमाग में सपा सब घुस गई है, ऐसे नहीं होता है। चलो, ये पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरा, 2-3 बातें हो गई थी इसके अंदर। ये आप छोटी छोटी बातें ना इंडिकेट कर लिया करो से, कि से के बाद ऑब्जेक्ट आता है, टू आता है, टेल के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। बातें नोट कर लो या फिर ये पहली वाली बात समझ। इधर देखो, अब इधर देख लो, उस और अच्छा समझ में आएगा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है क्या? है तो क्या लगा रखा अपन ने? तो टू है तो सेड टू काय में चेंज कर दिया। ये पहला रूल समझ में आ गया क्या? पहली बात समझ में आ गई आपको, सेड टू टोल्ड, ठीक है। दूसरी बात देखो, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेंगे और इनको जनरली दैट जोड़ते हैं। ये बात खूब याद कर रखी थी अपन लोगों ने, आपने और मैंने। लेकिन जो असली विद्वान है ना अंग्रेजी के, जिसको आरपीएससी तो बहुत फॉलो करती है, टॉमसन और मार्टिनेट, वो भाई साहब क्या कहते हैं, दोनों दो अलग अलग लोग हैं टॉमसन और मार्टिनेट। इसकी ग्रामर आपस पढ़ी हुई है भाई, ले तो आया, पहले पेज से आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई, कैसे बढ़ूं आगे? है? अब आ रही है समझ में थोड़ी बहुत। गजब किताब, गजब। अब इन अच्छी किताबों की ना पढ़ने की कहानियां होती हैं कि मैंने बुक कब पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी। ये ऐसे नहीं कि ट्रेन में चलते चलते पढ़ लिया है, पढ़ ही नहीं सकते ऐसे तो आप। फुल कंसंट्रेशन चाहिए इन बुक्स को पढ़ने। तो टॉमसन मार्टिनेट महोदय क्या कहते हैं कि इनको जोड़ने के लिए ना दैट ऑप्शनल होता है। दैट जोड़ना क्या होता है? ऑप्शन, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी। नहीं आने का ट्रेंड ज्यादा है। आज तक हमने क्या पढ़ा है? दैट से जोड़ो। अंग्रेज क्या कहते हैं? ऑप्शनल है, जनरली नहीं आता। अगर आपके 4 ऑप्शन में किसी में दैट नहीं हो तो ये मत मान लेना कि वो गलत है। दैट हो भी सकता है और आप अपन तो क्या लिख लेते हैं, ऑप्शनल लिख लेते हैं उसको, ताकि दोनों चीज याद रहे अपने को। और अगर आप किसी और बैच के होते, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के नहीं होते, तो मैं तो लिखवाता दैट आएगा, वो बताता ही नहीं बात में। ये बात बताते ही नहीं हम लोग, ये लिखवाते हैं बस केवल। 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे, बताओगे क्या आप, वो माथा फोड़ लेगा अपना, अंग्रेज डरता और डर जाएगा वो। ये बताते ना, इतना याद कर ले भाई तू। दूसरा क्या है? कोमा और इन्वर्टेड कोमा।
इनको तो ड्रॉप कर दोगे, या इतना लंबा क्यों लिखा, समझ तो जाओगे वैसे भी आप। ऐसे लिख लो आप, इनको हटा करके दैट से जोड़ेंगे, और दैट क्या है, ऑप्शनल। कम लिखोगे तो जल्दी याद होगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को इन दोनों क्या कर देंगे हम, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब हटा देंगे, और इनकी जगह पर आप काएं जोड़ोगे, दैट से। अगर कई बार दैट नहीं आए तो भी सही है क्या, सही है। दैट ऑप्शनल है, आ भी सकता है और नहीं भी है, बट अपने हिसाब से देखना। इंडियन जो इंग्लिश है ना, अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें दैट रहता है जनरली, दैट। लेकिन सुनो, ऐसा हुआ था एक बार, RAS 2016 वाला पेपर की मुझे याद आ रहा है, शायद 16 वाला पेपर, उसमें ना डायरेक्ट उसमें वहाँ एरर पूछते हैं वो, कि 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश, मतलब चौथा पार्ट होता है RAS के अंदर, और उसके 3 पार्ट होते हैं इंग्लिश पेपर में, ABC। ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, एरर पूछता है। एरर में एक क्वेश्चन में दैट नहीं दे रखा था उसने, 2016 में मुझे आभास हुआ, मुझे लगा यार दैट नहीं है, इसका मतलब यही एरर है शायद इसमें। मैंने बुक्स में चेक किया, मैं मार्टिनेट ने, टॉमस मार्टिन ने कह रखा है कि यार दैट तो ऑप्शनल होता है, गलती कुछ और दूसरी ढूंढी उसकी। दैट ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है, पर अपने यहाँ जनरली आता है। अंग्रेज लोग जनरली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये दैट वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आई का ये ही चेंज कैसे, आई को ही में चेंज कैसे। अब ये लिखिए आप, रूल नंबर 3, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज करने, अच्छा आपको ध्यान है, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। उनमें से एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, बहुत सारे होते हैं, जनरल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, कई सारे होते हैं। उनमें से एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, में आई, मी, ही, शी, ये सब आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और आइडिया है आप लोगों को। तो अभी आप बोर्ड पे देखो एक बार, लिखना कुछ नहीं है, जब मैं लिख दूं पूरा उसके बाद लिखना है, क्योंकि इसमें एक लिखने की तरीका है, उससे समझने आसान, याद रहता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन। अब आपको जवाब ये देना है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्या जानते हो, चलो आप क्या जानते हो फर्स्ट, खुद, सेल्फ। कभी जवाब ये, कोई और कोई अलग वर्ड्स बताना चाहे, है? बात को बोलने वाला, कहने वाला, स्पीकर, या खुद बोल रहा है वही, है ना। सिंपल वर्ड है इसके लिए। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला। पंकज सेड टू छवि में बोलने वाला कौन था, पंकज, वो फर्स्ट पर्सन को मानते हैं, बोलने वाला। अब लिखने लग गए क्या आप लोग, समझो इधर, बोलने वाला। अब बोलने वाले में देखो 3 चीजें हैं, आई, ये सब्जेक्ट होता है, आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बोलो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लास में। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, और पजेसिव फॉर्म, 3 फॉर्म बताने हैं आप। आई और पजेसिव
मतलब संबंध बताने वाला, मेरा। माई सेल्फ नहीं बेटा, माई सेल्फ होता है फिर रिफ्लेक्सिव, वो अलग है, ज्यादा एडवांस बढ़ गया लड़का। आई, मी और माई, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। हमने एक्टिव पैसे में पढ़ा था, आई का मी, और ये मेरा है, ये बताने की क्या करूंगा, माई। फर्स्ट पर्सन, ये तो सिंगुलर है, इसके प्लूरल और होते हैं वी, वी, अस, आर, ओ यू आर। वो प्लूरल है तो प्लूरल को दे में चेंज कर देते हैं, ये उसमें दिक्कत नहीं आती है, तो मैं लिख भी नहीं रहा यहाँ पे, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? हाँ, लिसनर, 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 लिसनर नहीं। अब आप सोचते हैं यार हमेशा मैं जवाब गलत करता है, गलत क्यों है, उसका रीजन समझो, मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको हमेशा। सपोज मैं और आप, हम लोग बात कर रहे हैं और कोई बाहर गेट के उधर खड़ा होकर ना हमारी बात, वो लिसनर है कि नहीं? क्या वो सेकंड पर्सन है? क्या थर्ड पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन लिसनर तो हुआ ही नहीं। हमारी आज तक की समझ गलत हो गई, इसका मतलब कौन होता है फिर सेकंड पर्सन? चाह रहे हो क्या, कर ही रहे हो, कहना है, मैं तो उससे बात करना चाहता हूँ, मेरे मन में बात छुपा रखी मैंने कई दिनों से, कब कहूँ कब कहूँ। ये लड़कियां अब ऐसी बातें करती है वैसे। अरे जिससे बात कर रहे हो, अपने इंडिया में यही दिक्कत है, मैं उसे कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर क्या कहूँ साहब, कह नहीं पा रहे। अरे कह दे बावड़ी, हाँ, मन की बात कह दे। तो देखो, जिससे बोलने वाला तो कौन है? फर्स्ट पर्सन। और जिससे वो बात करता है इसे कहते हैं इंग्लिश में स्पीकिंग टू। क्या कहते हैं? बहुत प्रॉपर वर्ड है, स्पीकिंग टू, वो होता है सेकंड पर्सन। अब वो जिससे आप बात करते हो लिसनर तो होगा ही हो, ये लिसनर, लेकिन लिसनर वो भी हो सकता है जो बाहर खड़ा है लेकिन मैं उससे बात नहीं कर, इसलिए प्रॉपर वर्ड क्या है इसका, स्पीकिंग टू। अब मैं जिससे बात करता हूं तो क्या बोलूंगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसे बोलूंगा ना। के लिए कौन कौन से होंगे? यू सब्जेक्ट होगा और यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नहीं पता आप लोगों को? यू ही होता है, योर नहीं, यू और यू, ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। और पजेसिव फॉर्म क्या होगी, योर, तुम्हारा, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ये हो गया सेकंड पर्सन। अब बात कीजिए आप थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? इसके बारे में बात करते हैं, स्पीकिंग अबाउट, स्पीकिंग अबाउट। ये हो गया। कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? क्या ही भी आ सकता है इसमें, या लड़कियां ज्यादा तो शी आएगा? ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है और इट भी आ सकता है। देखो क्या क्या आएगा इसमें। ही, ही, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे बाई हिज किया था, बाई हिम किया था, बाई हिज किया था पढ़ने, फिर कैसे भूल जाते हो लोग? बाई हिम होता है, हिम ऑब्जेक्ट होगा और उसका घर, हिज। लड़की हो तो उसका ऑब्जेक्ट पजेसिव हरी होता है। कोई निर्जीव वस्तु हो, जानवर हो छोटा, या छोटे बच्चे हो, उन तीनों के लिए इट यूज होता है। ध्यान आपको, छोटे बच्चे के लिए भी इट यूज करते हैं, जेंडर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये ना, छोटे जानवर और निर्जीव वस्तुएं। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट ही होता है। और पजेसिव फॉर्म, अब समझो,
फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सुनना, अभी लिखने काम नहीं, लिख लेना, लास्ट में लिख लेना। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला, स्पीकर। अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, जैसा कि यहां पर आ रहा था, आई, कौन सा पर्सन है, क्या आई देखते पता लग गया फर्स्ट पर्सन है? अगर आई की जगह यू होता तो, और ही होता तो, समझ में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला। बोलने वाला कौन है यहां? क्या गजब की ट्रिक है, देखो आप, आई बदलेगा पंकज के साथ। क्यों बदलता है, नियम क्यों बने, देखो आप, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला, और बोलने वाला कौन है, पंकज के अकॉर्डिंग चेंज, बोलने वाले के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से। और क्या आपको नहीं लगता कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट है उसका? तो आप ऐसे भी कह सकते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहां यू आ जाए तो कौन सा पर्सन होता है, यू। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे बात करते, जिससे पंकज किससे बात कर रहा है, तो यू बदलेगा छवि के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रही बात आपके? थर्ड पर्सन कौन होता है, न बोलने वाला न सुनने वाला, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा रहे। सारी बात में आपको, तो देखो फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। थोड़ी हिंदी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको? ऐसे बोल, खुशी की बात हमारे लिए। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ये ट्रिक है लिखने की, इसलिए इसे लिखना पड़ रहा है। रश्मि जी एक बार थोड़ी देर देख लो कभी कभी बीच में। और सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के तो समझ में आती बात, लेकिन अलग तरीके से, रिपोर्टिंग वर्ब के। और थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना। पापा देखो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, बोल के बताइए, आई, मी, माई, किसके साथ बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, बोलने वाला कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन जिससे बात करते हैं, यू योर, ये किस साथ बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। और थर्ड पर्सन, अच्छा इन ब्रीफ, संक्षेप में, क्या आप ऐसा कह सकते हैं, कभी स्कूल वगैरह में पढ़ा हुआ आपने, टीचर ने पढ़ाया हुआ आपको ऐसे हैं? देखो आप, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन 1 2 3 और SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कह सकते हो कैसे, 123/7, ठीक है ना। अब आप लिखते समय क्या करोगे, 1 2 3 नीचे आने चाहिए, एक क्रम में आने चाहिए। सुन रहे हैं क्या आप? इधर देखो, ये आई, यू, ही, शी, इट, ये पूरे सब्जेक्ट एक साथ दिखने चाहिए, ऑब्जेक्ट एक साथ दिखने चाहिए, पजेसिव एक साथ दिखने चाहिए, और ये SON एक साथ दिखने चाहिए। इस ट्रिक से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अब सुनो एक बात और, देखो इधर, आई था, ध्यान देना, कौन सा पर्सन है, किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट कौन है। अब आई को कैसे बदलेंगे, इसमें दो बातें हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, और पंकज लड़का है, तो क्या बदलेगा ये, अगर सेंटेंस में मी होता, सेंटेंस में कहीं मी होता, ऑब्जेक्ट जगह पे होगा मी, तो मी को भी ही में बदलोगे क्या, हिम में बदलोगे। ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट हटाओगे तो सब्जेक्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट हटाओगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी, पजेसिव फॉर्म हटाओगे तो। इन रूल्स में जाने की जरूरत भी नहीं, अंदर की बात तो ये है, ने मुझसे कहा तो वो उससे बोला, ऐसे करके भी कर सकते हो आप, नियम ना अलझना चाहो तो, ना उलझना चाहो तो। मी क्या हो जाएगा, हिम, माई क्या हो जाएगा। अच्छा अगर वहां पंकज की जगह प्रिया होती तो आई क्या बदलता, शी, मी क्या बदलता, और माई क्या बदलता,
बात क्लियर है? ऐसे फॉर्म्स बदलनी पड़ती हैं, तो लिख लीजिए, उतार लीजिए। बाकी की बातें कल सुबह 8 बजे करेंगे हम लोग, ठीक है ना? कल सुबह 8 बजे मिलेंगे। तो आप लोग टाइम मिले तो बीच में क्लास देखते रहना वहाँ पर भी। के बाद देख लेना आप लोग, और इसी के आगे रूल पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएंगे आपको पढ़ने। चलो कल सुबह है ना, 8 से 10। नहीं लिखो ना आराम से, कौन कोई किसी की हिम्मत नहीं कि आपको भगा दे यहाँ से। लिखने थोड़ी आप बातें करोगे तो मना करेंगे उसके लिए, क्योंकि जाना होता है ना कभी। कसर भी है क्या? अच्छा वो भी तो लिखेंगे अभी, पर वो देख के लिख लेंगे ना, आप भी ऐप से देख के लिख सकते हो बाद में।